नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी राजस्थान एग्ज़ाम स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके लिए भारतीय संविधान की अगली क्लास लेकर के। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्लासेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलें और जो लिंक है उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारी जो ये क्लासेस हैं, पूरी टीम जो हमारी क्लासेस तैयार कर रही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में लोगों तक पहुंच सके। चलिए, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के विकास के इतिहास क्रम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास क्रम है वो 1773 से 1947 के मध्य में बटा हुआ है। ये कल हमने बात करी थी। तो 1773 से 1947 के बीच में हमने इसे दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग 1773 से 1857 के मध्य का और दूसरा 1858 से 1947 का। कल हमने बात करी थी 1773 से 1857 के बीच का जो समय है। इस समय में और अभी जो वर्तमान में 1858-1947 का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर है। 1773 से 1857 के बीच पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। और अब वर्तमान में जो हम संवैधानिक विकास के इतिहास क्रम को पढ़ेंगे, इस समय ब्रिटेन की महारानी यहां पर शासन करेंगी। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और 1857 के बाद में महारानी सीधे अपना शासन, भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लेंगी और ब्रिटेन की संसद महारानी की ओर से भारत पर शासन करेंगी। बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जो 1857 की क्रांति के बारे में, थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बता देता हूं कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी, प्रशासनिक और राजनीतिक जो नीतियां थी, जो आर्थिक नीतियां थी, उससे भारतीय वर्ग में, भारतीय राजाओं में, भारतीय युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में असंतोष पनपा और उस असंतोष के परिणाम के रूप में हम 1857 की क्रांति को देखते हैं, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह को देखते हैं, या हम ऐसा कहें इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीयों के द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यानी भारतीय आजादी चाहते थे ब्रिटेन के शासन से, या हम कहें ब्रिटेन की ओर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर शासन कर रही थी उससे मुक्ति चाहते थे, उससे आजादी चाहते थे। अब 1857 की क्रांति हो गई है। ब्रिटेन को यह समझ में आ गया है कि कंपनी भारत को संभाल नहीं पा रही है और ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन सभी उपनिवेशों में से भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे बड़ा था और आर्थिक आधार पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी। तो ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो भारत जैसे एक महत्वपूर्ण उपनिवेश को खो दे। इसीलिए 1857 के क्रांति के बाद में वो अपना जो शासन है भारत का, वो शासन ब्रिटेन महारानी अपने हाथ में ले लेती है और अब भारत पर शासन ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम भी हम कहते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं कि क्रांति के बाद में जो ये शासन अधिनियम आया है, इस अधिनियम की इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि 1858 ईस्वी का जो ब्रिटिश संसद का अधिनियम है वो ये कहता है कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब समाप्त कर दिया गया है और अब भारत के शासन का नियंत्रण किसके हाथ में सौंप दिया गया है? ये ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया है। जो बात मैंने आपको बताई वो बात इस अधिनियम में लिखी गई कि अब शासन कंपनी का नहीं रहेगा, अब शासन किसका रहेगा? अब शासन ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन के सम्राट का रहेगा। बात क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो सबसे सर्वोच्च संस्था थी, यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो अब भारत पर शासन कौन करेगी? ब्रिटिश संसद करेगी। वो अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव रखेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भारत को कंट्रोल करेगी। बात क्लियर है? चलिए, तो अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र भेजती है। घोषणा पत्र जो भेजेंगी वो किसको भेज रही हैं? लॉर्ड कैनिंग को भेज रही हैं। ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? कल मैंने आपको जैसे बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो किसके समय में आया? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया।
तो हर समय जो एक्ट आ रहे हैं उस समय में भारत का एक गवर्नर जनरल है। पहले उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, बाद में उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वर्तमान में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से लेके 62 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो महारानी विक्टोरिया एक डिक्लेरेशन लेटर भेजती है लॉर्ड कैनिंग के पास, और लॉर्ड कैनिंग उस डिक्लेरेशन लेटर को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार सजाते हैं और उस लेटर को वहां पढ़ते हैं। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई वो अब हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये कही गई कि कंपनी के शासन के समय में भारतीय राजाओं के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी, कमी कर दी गई थी। तो महारानी ये कहती है कि भारतीय राजाओं के अधिकारों में जो कमी की गई है, उनके सम्मान में जो कमी की गई है, उस सम्मान को अब हम उन्हें वापस लौटा देंगे। बात क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सम्मान लौटा देंगे। दूसरी बात, ब्रिटेन की सरकार यानी जो समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपनी नीतियों के द्वारा, जैसे विलय की नीति, हड़प की नीति, इन नीतियों के द्वारा वो ब्रिटेन का जो अधिकार क्षेत्र था भारत में, उसको बढ़ाते जा रही थी। तो महारानी कहती हैं कि अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को जो बढ़ाया जा रहा है उसे हम रोक रहे हैं, यानी हम हमारे अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगा रहे हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट बात की गई है उसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राजाओं के अधिकार और सम्मान को लौटा दिया जाएगा, और जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र को जो विस्तार हो रहा था उस पर भी रोक लगा दी गई। बात क्लियर है? इसके बाद में हम देखते हैं भारत में जो धार्मिक संस्थाएं थी, भारत के जो धर्म जातिगत व्यवस्था थी, कंपनी उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी, लोगों के प्राचीन अधिकार और परंपराओं और सम्मान में इंटरफेयर कर रही थी। तो अब जो इंटरफेयर हो रहा था उससे भारतीयों में असंतोष पनपा। कल मैंने आपको बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो मिशनरीज थे उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी, और उन्होंने यहाँ पे भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराना स्टार्ट कर दिया था। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय होता है। तो ऐसे में महारानी कहती है कि अब किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा और भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रशासनिक सेवाओं में कल हमने देखा था कि प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय युवाओं को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन वहां पे उस समय धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा था, व्यक्तिगत आधार पे, जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा था। अब महारानी कह रही हैं कि इस भेदभाव को रोका जाएगा और हर व्यक्ति का जो शैक्षणिक आधार है, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का वो हकदार होगा। वो अपना जो प्रशासनिक सेवाओं में जो भी युवा जाना चाहते हैं वो अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जा सकते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया है। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत पर शासन जो है वो ब्रिटेन की महारानी करेंगी, लेकिन वो कैसे करेंगी? ब्रिटेन और भारत के बीच में एक नया पद बनाया गया। वो नया पद क्या बनाया गया? भारत राज्य सचिव का नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भारत सचिव का जो नया पद बनाया गया है, इस पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी वो ब्रिटेन की संसद का एक कैबिनेट मंत्री होगा। और वो व्यक्ति क्या करेगा, यानी भारत सचिव क्या करेंगे? वो भारत में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य, वो सभी कदम भारत सचिव की परमिशन से उठाए जाएंगे। यानी कि भारत में जो गवर्नर जनरल है, जो कार्य कर रहा है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वो हर कार्य को करने से पहले भारत राज्य सचिव से परमिशन लेगा। पहली बात हमने क्या देखी? गवर्नर जनरल परमिशन किससे लेगा? अब भारत राज्य सचिव से। भारत राज्य सचिव का पद कब बनाया गया है? 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से बनाया गया है। दूसरा कार्य वो क्या करेगा? वो सीधी की सीधी रिपोर्टिंग, इंडिया से रिलेटेड जो भी उसका मैटर है, जो भी ऑब्जर्व वो कर रहा है, वो सारी रिपोर्टिंग ब्रिटेन की संसद को देगा। ये दो महत्वपूर्ण कार्य उसके होंगे। एक तो गवर्नर जनरल को मदद करेगा डिसीजन लेने में, और दूसरा क्या करेगा? सारी की सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी ऑब्जर्वेंस उसकी है, जो भी यहाँ पे कार्य चल रहा है,
उस कार्य की जानकारी ब्रिटेन की संसद को देगा। लेकिन इस कार्य को करने के लिए वो अकेला व्यक्ति नहीं होगा, उसकी मदद के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का निर्माण किया गया। इंडिया काउंसिल 15 मेंबर्स यानी 15 सदस्य होंगे जो उसकी मदद करेंगे। बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि पहले भारत राज्य सचिव कौन थे। तो पहले भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा पहले भारत सचिव कौन बनाए गए, लॉर्ड स्टैनली बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब भारत में जो भी शासन संबंधित कार्य होंगे, भारत में जो सभी कानून इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जो भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, वो भारत सचिव की स्वीकृति से आगे बढ़ाए जाएंगे। भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, यानी जो गवर्नर जनरल है वो भारत सचिव की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। बात क्लियर है क्या। लेकिन इन सभी मैटर्स में भारत सचिव जो स्वीकृति लेगा, इसके लिए वो भारत परिषद से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन भारत परिषद जो सलाह देगी, जो एडवाइस देगी, उसे मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि भारत सचिव उसकी सलाह को माने। वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम लगा दिया था। ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम में क्या किया गया था, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम में किया गया, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो प्रकार की संस्थाएं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो तो इकोनॉमिकल मैटर्स को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगी, पॉलिटिकल मैटर्स देखेगी। तो ये दो प्रकार की जो बॉडीज काम कर रही हैं भारत में, जिसे हमने कल पढ़ा था द्वैध शासन व्यवस्था, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। देखिए, डायरेक्टरों की सभा और नियंत्रण बोर्ड या अधिकार सभा समाप्त कर दिए गए तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। बात क्लियर है। अगला पॉइंट बहुत सिंपल है। 15 सदस्यों की जो भारत सलाहकारी परिषद होगी, उसमें से 7 सदस्यों की नियुक्ति तो सीधे सीधे कौन करेगा, सम्राट करेगा, और बाकी का कंपनी के डायरेक्टर, यानी 7 सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करेगा, सम्राट करेगा, और बाकी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे। बात क्लियर है क्या। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ में देखेंगे। कैसे देखेंगे, ऊपर वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि भारत परिषद की जो सलाह है, जो भारत सचिव को सलाह दी जाएगी, वो सलाहकारी परिषद, सलाहकारी प्रवृत्ति की होगी, यानी एडवाइजेबल होगी, मैंडेटरी नहीं होगी कि उसे मानेगा ही मानेगा भारत सचिव। लेकिन नीचे जो हम पॉइंट देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इन ऑल इंडिया सर्विसेज और इकोनॉमिकल रिलेटेड मैटर्स, इन दोनों मैटर्स के अंदर अगर भारत सचिव को जो भी सलाह भारत परिषद, इंडिया काउंसिल यानी 15 सदस्यों के द्वारा जो सलाह दी जाएगी, उसको मानने के लिए वो बाध्य होगा, उसको माननी ही पड़ेगी। बात क्लियर है क्या। इकोनॉमिकल मैटर्स और ऑल इंडिया सर्विसेज के मैटर में भारत परिषद जो भी सलाह देगी भारत सचिव को, वो उसे मानना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल है वो कोई भी कार्य यहां जो करेगा वो भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार करेगा। उसकी आज्ञा यानी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करेगा। यानी गवर्नर जनरल को अगर एक छोटा सा ऑर्डर भी देना है, कुछ भी बात करनी है, भारत से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेने से पहले किससे परमिशन लेगा, भारत सचिव से परमिशन लेगा। बात क्लियर है क्या। चलिए, इस पॉइंट के अंदर हमारी क्लैरिटी आ गई होगी कि गवर्नर जनरल अब जो भी कार्य करेगा वो भारत सचिव की आज्ञा से करेगा, उसकी आज्ञा या परमिशन के बिना नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल जो है वर्तमान में कौन है, 1856 से 62 ये जो अधिनियम आया है, ये किसके समय में आया है, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया है। तो कल भी मैंने आपको ऐसे ही बताए थे कि किस समय में कौन गवर्नर जनरल था। तो वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। अब लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं वो किसके रूप में कर रहे हैं, महारानी के प्रतिनिधि, ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को यानी भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको एक और उपाधि दे दी गई और उस उपाधि को बुलाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। क्या बुलाया गया, वायसराय ऑफ इंडिया। बात क्लियर है क्या? यानी अब गवर्नर जनरल उसके पास एक और नई उपाधि है, वो अपने आप को अब क्या बोल सकता है, आई एम द वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग द वायसराय ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। जो भी अनुबद्ध सिविल सेवाएं, जो सिविल सर्विसेज थी, उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते थे, अब उसमें एक ओपन कंपटीशन होगा, यानी एग्जाम लगेगा, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे अभी ओपन कंपटीशन होता है, आप सभी बच्चे एग्जाम देंगे, जो जितने अच्छे नंबर लेके आएगा, जिसका मेरिट में जितना अच्छा नाम होगा, उसे उस हिसाब से नौकरी मिलेगी, उस हिसाब से उसे पद मिलेगा। जो सबसे अच्छी रैंक लाएगा वो एसडीएम बनेगा, जो उससे थोड़ा सा नीचे वो डिप्टी बनेगा, फिर कोई तहसीलदार बनेगा। तो जो जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी एक ओपन कंपटीशन एनवायरनमेंट है, वही ओपन कंपटीशन एनवायरनमेंट जो हम आज देखते हैं वो उस समय कर दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कि भारत राज्य सचिव एक कॉरपोरेट बॉडी होगी, जिस पर ध्यान से सुनिएगा, भारत राज्य सचिव क्या होगी, एक कॉरपोरेट बॉडी होगी। और कॉरपोरेट बॉडी का मतलब यह है कि उस कॉरपोरेट बॉडी पर, राज्य सचिव पर, इंग्लैंड और भारत में अगर वो कोई गलती करता है तो इंग्लैंड और भारत में उस पर केस किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है। दावा करने से मतलब क्या है, अगर भारत राज्य सचिव कोई भी गलती करेगा तो उस गलती पर इंग्लैंड और भारत में उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। बात क्लियर है क्या? या फिर वो खुद भी कोई मुकदमा दायर कर सकता है। तो दोनों ही प्रकार के अधिकार दोनों को दे दिए गए। तो गलती करेंगे राज्य सचिव तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, या तो इंग्लैंड में किया जाएगा या भारत में किया जाएगा, या फिर उनको अगर कोई समस्या है तो वो खुद भी न्यायालय में जाके मुकदमा दायर कर सकते हैं। बात क्लियर है? आपकी कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान पूरा पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पहले ही ध्यान में रखनी है कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच में जो थे वो गवर्नर जनरल थे, जिन्हें अब वायसराय भी कहा जाने लगा है। उन्हीं के समय में 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी आया है। अब भारत परिषद अधिनियम क्या बात करता है वो हम देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण किया गया था देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से। यानी अब ब्रिटेन क्या सोच रहा है, ब्रिटेन की संसद क्या चाहती है कि भारत देश का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। यानी भारतीयों की भी भागीदारी भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक विकास में की जाए। तो बड़ी अच्छी बात है भैया, कोई गलत बात थोड़े ना है। भारत है, भारत के लोग हैं, अब हमारे देश का विकास करना है तो हमें तो शामिल करना ही चाहिए। तो अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें शामिल कर रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो होती थी, जो उसकी गवर्निंग काउंसिल होती थी, उसका विस्तार कर दिया गया। यानी उसके जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। बात क्लियर है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के नाम है ये इंपॉर्टेंट बात दर्ज। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1859 में विभागीय प्रणाली यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत करी, जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य होते थे उन्हें अलग अलग विभाग सौंप दिए गए। विभाग तो हम समझते ही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो अलग अलग विभाग हैं। तो लॉर्ड कैनिंग अब क्या कर रहे हैं, 1859 में उन्होंने एक विभागीय प्रणाली डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट कर दिया है और अपनी गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य हैं उनको अलग अलग विभाग सौंप दिए हैं। तो ये एक अच्छा कार्य कैनिंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। अध्यादेश के बारे में हम भारतीय संविधान में भी पढ़ेंगे। हमारे संविधान में भी राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो हैं, उनके पास में भी अध्यादेश वाली शक्ति है। लेकिन जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अध्यादेश क्या होता है, देखिए एक सिंपल सी बात हम समझते हैं।
हम जो भी कानून देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जो भी कानून हम देखते हैं वो कानून कब बनता है, जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है। जब वो वहां पे कोई भी कानून लाया जाता है, उस कानून को जब पास कर दिया जाता है तो वो एक एक्ट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो एक प्रस्ताव रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होता है, पास होता है। जब वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है कि अगर जिस समय संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और उस समय वर्तमान सरकार को ये लगता है कि एक इंपॉर्टेंट कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक पावर दे दी जाती है जिसे अध्यादेश बोलते हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास में है। तो उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद वहां से जो अधिनियम पास करती थी, जो एक्ट पास करती थी, वो भारत में आता था और फिर वो भारत में कानून का रूप धारण करता था। लेकिन मान लीजिए कि गवर्नर जनरल के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब वो ब्रिटेन की संसद का तो इंतजार करेगा नहीं कि कब वो कानून बना के भेजेंगे और मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी कि अगर तुम्हें लगता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर दो और कानून को बना दो। फिर बात आगे की जो बात है वो हम देखेंगे। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, विकेंद्रीकरण किसको दे दी? मद्रास और बंबई। कल हमने देखा था कि जो सारे के सारे अधिकार थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिए गए थे, यानी कि जो पावर है उस पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। एक ही जगह पावर को रख दिया, एक ही व्यक्ति डिसीजन लेगा सभी के लिए। लेकिन राज्य बड़े हैं, क्षेत्र बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो अब क्या किया जा रहा है? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो उन्हें वापस लौटा दी है, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो हमेशा अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। जैसे भारत में जो पावर है, जो राजनीतिक पावर है, उसको हमने क्या कर रखा है? 3 स्तर पर डिसेंट्रलाइज कर रखा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, जहां पे हम पंचायत और नगर पालिकाएं देखते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये भी अच्छी बात की गई, ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं। जैसे सेकंड पॉइंट हमने देखा, यहाँ पे डिपार्टमेंटल सिस्टम आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई है। यानी भारत में भारत के लिए जो भी कानून बनाए जा रहे थे, अब उसमें भारतीय प्रतिनिधि, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाएगा और उनकी भी राय ली जाएगी कि आप भी बताइए कि भारत के विकास के लिए, भारत की प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक मजबूती के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये पूछना इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के बारे में भारतीय ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते थे। तो यहाँ पर ये भी हम सकारात्मक पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदें स्थापित करने की शक्ति दी गई। अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता था? 3 राज्यों में, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इन 3 जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टैब्लिश कर सकता था। बात क्लियर है क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिसे वर्तमान में हम विधानसभाएं देखते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित की भी गई। ब्रैकेट में हम देखेंगे कि बंगाल में स्थापित कर दी गई 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1886 में और पंजाब में 1897 में। तो 1862, 1886 और 1897 में बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 3 जगह विधान परिषदें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना कर दी गई। ये विधान परिषद उसी प्रकार से है जैसे वर्तमान में हम विधानसभाएं देखते हैं, जो उन राज्यों के लिए कार्य करेंगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 1861 में इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की स्थापना की गई, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में एक विधि वेता यानी एक लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसलर के रूप में एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि एक नया सदस्य जोड़ दिया गया जो क्या करेगा? वो लीगल एडवाइजर होगा।
वो एक लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा, विधि वेता के रूप में कार्य करेगा, जो उसकी यानी वायसराय की परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अब एक नया सदस्य जोड़ दिया गया और 5वां सदस्य जो है वो एक कानून का ज्ञाता होगा, लीगल एडवाइजर होगा। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में 3 भारतीय सदस्यों को अपनी परिषद में शामिल किया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव शामिल थे। 3 लोगों को शामिल करा, बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। तो यहाँ पर 1861 का भारत परिषद अधिनियम पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। 1892 ईस्वी का जो ये भारत शासन अधिनियम आया है, इस समय में यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन हैं? वो हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 94 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे और महारानी की ओर से वायसराय रहे। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 टू 1894, इनके समय में 1892 का भारत शासन अधिनियम आया। अब क्यों आया भैया? ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1892 ईस्वी में पारित किए गए अधिनियम ने विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाया, जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 1858 का अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो अधिनियम, और आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, तो आप क्या बताएंगे कि 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रख दी गई थी। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो विधान परिषदें हैं, जो हमने 1861 के अधिनियम में देखा कि विधान परिषदें बनाई गई, इन विधान परिषदों की सदस्य संख्याओं में वृद्धि की जाएगी, यानी अधिक से अधिक प्रांतों और राज्यों तक अब विधान परिषदों का निर्माण किया जाएगा। तो सीधी सी बात है भैया, भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रख दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो प्रोविनिकल लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रांतीय विधान परिषदें हैं, उनमें अतिरिक्त यानी अदर मेंबर्स, एक्स्ट्रा मेंबर्स को जोड़ा गया, जो कि गैर सरकारी सदस्य यानी बाहर से आएंगे और उन्हें सीधा अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 16 कर दी गई है। यानी जो अतिरिक्त सदस्य हैं वो अब कितने हो गए हैं? 16। ऊपर हमने देखा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी बढ़ा दी गई? 16 बढ़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट सीधे सीधे से पॉइंट है, ज़्यादा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो पॉइंट सीधे हैं उन्हें सीधे सीधे याद कर लेना है, बार बार रिवीजन करेंगे तो याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर दी गई, अब बजट पर बहस कर सकते थे सदस्य, यानी कि इससे पहले जो विधान परिषद के सदस्य होते थे वो बजट पर बहस नहीं करते थे। गवर्नर जनरल जो बजट पहले पेश करता था वो बिना बहस के ही पास कर दिया जाता था, लेकिन अब बजट पर बहस होगी और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत, यानी जो कार्यपालिका सवाल पूछेगी किससे? विधान परिषद के सदस्यों से। कार्यपालिका विधान परिषद के सदस्यों से जो भी प्रश्न पूछेगी उसका उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में होता है ना, हमारे सांसद हैं और वो सभी सांसद वर्तमान में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल, सारे मंत्रीगण, अमित शाह जी, ठीक है, मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी, राजनाथ सिंह जी, ये सभी क्या है? मंत्री हैं, ये कार्यपालिका का हिस्सा है। तो जितने भी सांसद हमारे हैं वो सभी सांसद अगर प्रश्न पूछते हैं तो इन सभी मंत्रियों को, सदस्यों को क्या करना होता है? जवाब देना पड़ता है। उसी प्रकार 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी क्या कर दिया गया कि विधान परिषद के सदस्यों से कार्यपालिका के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसने केंद्रीय विधान परिषद
और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। यानी जो वायसराय है वो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिकल जो संस्था थी और केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे वो उनको नामांकित यानी सीधे नॉमिनेट कर सकता था। यानी वो किसी व्यक्ति को अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अगर मेंबर बनाना चाहता था तो वो सीधे तौर पर उनको मेंबर बना सकता था। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनावी प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर तो बात हो रही थी फर्स्ट पॉइंट में कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे भारत में कर दी गई है। यानी अब भारत में जो विधान परिषदें हैं, केंद्रीय विधान परिषद जो हैं, इनमें जो सदस्य होंगे उनमें सदस्यों का जो चुनाव होगा यानी उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो चुनाव के द्वारा होगा। बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखेंगे 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप ये देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है तो इसको अब मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोला जा रहा है? देखो, मैंने आपको बताया कि 1858 में एक नया पद बनाया गया था जो क्या था, जिसका नाम था भारत सचिव। बात क्लियर है क्या? भारत सचिव। और ये मिंटो कौन है? ये मिंटो जी जो हैं, जो गवर्नर जनरल की हम बार बार बात करते आ रहे हैं, 1905 से 1910 के बीच में क्या है, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं, जिनको हम मिंटो सेकंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो थे, जिनको हमने मिंटो फर्स्ट दिया था। क्योंकि एक ही सरनेम के लोग हैं, अगर दोनों को हमें एक क्रमबद्ध रूप में याद रखना है तो जो पहले आए उनको मिंटो फर्स्ट और जो बाद में आए उनको मिंटो सेकंड बोल दिया गया। तो मार्ले जो हैं, लॉर्ड मॉर्ले जो हैं, वो भारत सचिव हैं, इंडिया सेक्रेटरी हैं। इंडिया सेक्रेटरी, वापस याद दिला रहा हूं, इंडिया सेक्रेटरी का जो पद है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था। और मिंटो सेकंड जो हैं वो वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल हैं, महारानी के प्रतिनिधि हैं, वायसराय हैं। तो दोनों लोग, मैंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल, हमने 1858 के अधिनियम में देखा था कि गवर्नर जनरल जो भी कार्य करेगा वो भारत सचिव की सहायता से, परमिशन से करेगा। तो मार्ले और मिंटो दोनों मिलकर के भारत में कुछ सुधार कर रहे हैं और उन सुधारों को क्या बोला जा रहा है? उन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जा रहा है। तो 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है ये मॉर्ले मिंटो सुधार से भी फेमस है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने जो पहले के अधिनियम थे उसमें क्यों उस समय के भारत सचिव और गवर्नर जनरल का नाम जोड़ के हमें नहीं बताया? भैया इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखिए आगे देखते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार, यानी इस अधिनियम में जो बातें आएंगी वो बातें ऐसी हैं जो भविष्य में भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली हैं। बात समझ में आ रही है? ये मॉर्ले मिंटो ने जो सुधार कर दिया है ना, इन सुधारों का प्रभाव जो हम देखेंगे वो 1947 में हमें दिखाई देगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट सुधार थे, या हम ये कहें इन सुधारों का जो प्रभाव वो इतना ज़्यादा था, इसलिए इन्हें हम मेंशन कर रहे हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण किया गया था उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए। उदारवादी यानी मॉडरेट्स। 10वीं क्लास तक की अगर एसएसटी थोड़ी याद है तो हमने उसमें देखा होगा, उसमें दो प्रकार के लोग थे, नरम दल और गरम दल। तो जो नरम दल के लोग थे वो उदारवादी थे, गरम दल के जो लोग थे वो थे थोड़े उग्रवादी स्वभाव के, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता था उनको। बात समझ में रहे हैं? तो गरम दल के हमें कौन थे याद है? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल,
लाला लाजपत राय, ये सब कौन थे? गरम दल के लोग थे। और नरम दल कौन थे? नरम दल के लोग जो उदारवादी थे। उदारवादी कौन थे? जो नियम और कानूनों के साथ में आगे बढ़ना चाहते थे। उदारवादी की डेफिनेशन को एक बार समझने का प्रयास करिएगा। उदारवादी लोग उन्हें कहा जाता है जो कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर तो उतरेंगे लेकिन शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, सरकार की नीतियों से जो वो असंतुष्ट हैं। उदारवादी वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट तो हैं लेकिन उन नीतियों में परिवर्तन भी कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने के लिए कभी भी हिंसक रूप अख्तियार नहीं करेंगे, किसी भी तरह के हिंसक रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे। शांति से सरकार से बात करेंगे, अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे, सरकार को बताएंगे कि आपकी नीतियों में ये समस्याएं हैं, इन्हें आप बदल दीजिए। तो ये शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक जो काम करने का तरीका होता है, नियमों में बंधकर काम करने का जो तरीका होता है, इन्हें हम उदारवादी कहते हैं। तो अब 1909 ईस्वी के अधिनियम से ब्रिटेन क्या कर रहा है? इन उदारवादियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि कर दी और प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी अब चुनाव होगा, लोग चुनेंगे सीधे रूप पर, तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी और प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रारंभ कर दिया, यानी डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम को लागू कर दिया। अब सीधे के सीधे जनता चुन करके भेजेगी आपको केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में। और इन केंद्रीय परिषद में संख्या कितनी कर दी गई? अब 16 से 60 कर दी गई संख्या। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो पहला, एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि कर दी गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रारंभ किया गया और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की भी अनुमति थी। यानी केंद्रीय परिषद में जो बहुमत होगा, जो सदस्यों का बहुमत होगा, वो तो सरकारी होगा, लेकिन परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जिन्हें बाहर से सीधे, जो सरकार के सदस्य नहीं हैं, जो सरकारी व्यक्ति नहीं है, उन गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की भी अनुमति दे दी थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दोनों ही स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों को दायरा बढ़ाया, जैसे अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना और बजट पर संकल्प रखना। यानी कि दो बातें यहाँ पर वापस हो रही हैं, जैसे हमने पिछले अधिनियम में देखा कि बजट पर बहस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बजट को रखा जाएगा, संकल्प पत्र रखा जाएगा, उस पर बहस होगी और फिर उसके बाद उसे पारित किया जाएगा। अनुपूरक प्रश्न यानी कि किसी सदस्य ने एक सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान भी कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य, लीगल मेंबर बनाया गया। यानी 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एक एसोसिएशन बनाने का, या सीधे सीधे हम समझें कि गवर्नर यानी जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद है, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद है, उस परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त कर दिया गया। और वो पहला सदस्य कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले सदस्य बने। और उन्हें किस रूप में जोड़ा गया? उन्हें विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। बात क्लियर है? यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य जोड़ दिया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वो एक लीगल मेंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्यों 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण से इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिशों ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। देखिए 1857 की क्रांति के बाद से, और ये 1909
यानी 1905 और 6 तक का जो समय था, इस समय में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रवाद शब्द आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वर्षों से चर्चाओं में रहता है। हम जानते हैं राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ना, कि जब राष्ट्र ही महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्र की जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों में पूरे राष्ट्र की जनता का एक सहमति होना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो 1857 के बाद से 1905, 6, 7, 8, 9 इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। यानी राष्ट्रवाद की भावना यानी पूरा जो देश है, जो सभी धर्मों के लोग हैं, वो सभी धर्मों के लोग सिर्फ भारतीय होकर के सोच रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का धार्मिक मनमुटाव नहीं था। इस राष्ट्रवाद की एकता के कारण भारतीय एक हो गए थे और अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर भारतीयों में एकता का प्रसार ज्यादा हो गया तो हमारा यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत में वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते थे, डिफरेंसेस पैदा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ कर दिया और हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद डालना, दरार डालना, उनकी एकता को खत्म करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो इस कार्य में सफल भी हुए। कैसे हुए देखिए। ये क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल? देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत क्या किया गया, एक पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं और इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाता द्वारा ही किया जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए क्या हो रहा था 1905 और 6 के समय में। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुसलमानों के एक वर्ग में एक असंतोष पनप रहा था। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो हमारे बारे में बात नहीं कर रही है। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि कांग्रेस हमारी नीतियों को आगे नहीं रख रही है, वो सिर्फ खुद की ही नीतियों के बारे में ज्यादा विचार विमर्श अंग्रेजों के साथ कर रही है। ऐसा जबकि हो नहीं रहा था, कांग्रेस ऐसा कर नहीं रही थी, लेकिन असंतोष कहीं पर भी पनप सकता है। तो मुसलमानों के एक वर्ग में एक असंतोष पनप रहा था। उस असंतोष को दूर करने के लिए उस समय के जो ये गवर्नर जनरल हैं वो मिंटो के पास जाते हैं और मिंटो जी उन्हें क्या राय देते हैं कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक अलग पार्टी बना लीजिए। और उस राय को मुस्लिम समुदाय के उस दल ने मान लिया और मुस्लिम लीग को बना लिया। तो वहां पर उन लोगों ने क्या डिमांड रखी, उन्होंने खुद ने डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की, पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग रखी थी। पृथक निर्वाचन पद्धति यानी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वो सीटें सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट्स के लिए ही आरक्षित कर दी जाएं और वहां पे जो मुसलमान आबादी रहती है, जनसंख्या रहती है, वही उन्हें वोट देगी। यानी मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव में खड़ा होगा और मुस्लिम वोटर ही वोट डालेगा। इसे कहा गया पृथक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति क्या थी कि जिस धर्म के लिए सीट आरक्षित की गई है उसी धर्म का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और उसी धर्म के लोग उसे वोट डालेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है भैया, पृथक निर्वाचन पद्धति यानी सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर इलेक्शन होगा। जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, यानी किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा होगा चुनाव में और वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वही उसे वोट डालेगी। यही हमने इस पॉइंट में देखा है कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाता द्वारा ही किया जाएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी यहाँ से एक आधारशिला रख दी अंग्रेजों ने, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक डिवीज़न पैदा कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया, जिसका परिणाम हमें 1947 में राष्ट्र विभाजन के रूप में हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करना चाहते थे। बेसिकली वो चाहते क्या थे, अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो एकता है, जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इन सब के बीच में जो एकता बढ़ रही है, जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, उसको तोड़ दिया जाए। तो हिंदू और मुसलमान दो बड़ी आबादी वाले धार्मिक
जनसंख्या थी भारत में उस समय, हिंदू सबसे ज्यादा थे और दूसरे नंबर पे मुस्लिम थे। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लाया गया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ब्रिटेन अपनी इस नीति में सफल भी हो गया, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ब्रिटेन की भारत में नीति जो थी वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके लिए सीधा सीधा सवाल बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता किसको कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? 1857 के बाद में 1858 का एक्ट, उसके बाद में हम 1861 का एक्ट देखते हैं, और 1861 के बाद में हम 1892 का एक्ट देखते हैं, और फिर 1909 का एक्ट देखते हैं। तो आज हमने 4 बड़े एक्ट पढ़े, 1858, 1861, 1892 और 1909। अब हमारे सिर्फ 2 एक्ट बच जाते हैं, एक 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको कहा जाता है, और एक 1935 का अधिनियम, और एक तीसरा जिसके द्वारा भारत को आज़ादी मिली 1947। यानी कुल मिला के 3 एक्ट हमें अभी और पढ़ने हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम जो भारत के अंदर ब्रिटेन के जितने भी अधिनियम आए उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था, और तीसरा 1947 का अधिनियम जिसके द्वारा भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों एक्ट्स में जो आज हमने 1857 की क्रांति के बाद का जो समय है, महारानी के शासन के दौरान का जो समय है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 के भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, आपको चारे समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई भी समस्या वीडियो देखते समय किसी भी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिएगा, उसका जवाब जरूर मेरी ओर से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। क्लासेस को ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। कल जितना पढ़ा दिया है, आज जितना पढ़ा दिया है, आगे कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।